कहानी की शुरुआत एक लाल रंग की चमकती कार से होती है जो एक बहुत बड़े बैंक के मेन गेट के ठीक सामने आकर रुकती है। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ जमाए हुए हम इस फिल्म के मेन कैरेक्टर बेबी को देखते हैं जो आज एक बहुत बड़े मिशन को अंजाम देने वाला है। लेकिन इस साहसी काम में बेबी अकेला नहीं है। कार की पिछली सीट पर 3 और खतरनाक लोग बैठे हैं। इनमें एक का नाम बडी है और उसके ठीक पास उसकी पत्नी मोनिका बैठी है। टीम का चौथा सदस्य ग्रिफ है जो स्वभाव से काफी चिड़चिड़ा है। प्लान के मुताबिक तीनों साथी अपने चेहरों पर मास्क लगाते हैं और हथियारों के साथ बैंक के भीतर टूट पड़ते हैं। बाहर कार में बैठा बेबी बड़ी बेसब्री से उन तीनों की वापसी का इंतजार कर रहा है। बैंक के अंदर वे तीनों वहां मौजूद मासूम लोगों को बंधक बना लेते हैं और कुछ ही मिनटों में तिजोरी साफ करके भागते हुए वापस कार में सवार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, अचानक सामने से पुलिस की गाड़ियां उनका रास्ता रोक लेती हैं। लेकिन बेबी अपनी समझदारी दिखाता है। वह गाड़ी को आगे ले जाने के बजाय बिजली की गति से पीछे की ओर मोड़ देता है और एक तंग गली के रास्ते निकल पड़ता है। बेबी को पहले से पता था कि आगे पुलिस ने घेरा डाल रखा है। अब शुरू होता है सड़क पर तेज रफ्तार का असली रोमांच। पुलिस की कई गाड़ियां सायरन बजाते हुए उनके पीछे लग जाती हैं, लेकिन बेबी अपना कमाल का हुनर दिखाते हुए तंग रास्तों पर कार को ऐसे घुमाता है कि पुलिस के अफसर हैरान रह जाते हैं। जब वे हाईवे पर पहुंचते हैं तो आसमान में एक पुलिस का हेलीकॉप्टर भी उन पर नजर रखने लगता है। अब घेरा और भी सख्त हो चुका था। तभी बेबी एक मास्टर प्लान चलता है। वह अपनी कार को बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली 2 अन्य लाल कारों के बीच ले आता है। पुलिस कंफ्यूज हो जाती है और इसी चकमे का फायदा उठाकर बेबी अपनी कार को एक छुपी हुई पार्किंग में सुरक्षित पहुंचा देता है। वहां पहुंचकर ये चारों अपनी कार बदलते हैं और सीधे अपने बॉस के अड्डे पर चले जाते हैं। असल में ये बॉस ही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है जो शहर के अमीर बैंक्स को लूटने का प्लान बनाता है और माहिर लोगों को काम पर रखकर डकैती करवाता है। आज बॉस के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी क्योंकि उसके दल ने कामयाबी हासिल कर ली थी और बेबी की बेमिसाल ड्राइविंग की वजह से पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। कामयाबी मिलने के बाद बॉस सभी को उनके हिस्से की कैश बांटता है। जब बेबी को उसका हिस्सा दिया जाता है तो यह देखकर ग्रिफ के तन बदन में आग लग जाती है। वह गुस्से में बॉस से सवाल करता है कि आखिर इस चुपचाप बैठने वाले ड्राइवर को बराबर का हिस्सा क्यों मिल रहा है? सारा जोखिम तो हमने उठाया है। इस पर बॉस उसे शांत करते हुए कहता है कि आज तुम सब अगर सलामत हो तो सिर्फ इसी लड़के की वजह से। अगर ये सही समय पर वहां से तुम्हें न निकालता तो इस समय तुम सब जेल की सलाखों के पीछे होते। ग्रिफ चाहकर भी बॉस की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए वह अपना गुस्सा बेबी पर निकालने लगता है। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह लड़का बड़ा ही अजीब है, न कुछ बोलता है और बस दिन भर कान में संगीत सुनता रहता है। चिढ़ाने के लिए वह बेबी का चश्मा तक छीन लेता है। बेबी को अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह किसी भी तरह के झगड़े से बचना चाहता था। वह शांति से अपनी जेब से दूसरा चश्मा निकाल कर पहन लेता है। जब सब वहां से जाने लगते हैं तब हमें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। बेबी का बॉस उससे उसके हिस्से के सारे पैसे वापस ले लेता है। दरअसल बेबी के ऊपर अपने बॉस का बहुत बड़ा कर्ज है जिसे चुकाने के लिए वह हर काम के बाद अपना सारा हिस्सा उसे दे देता है। अंत में बॉस उसे यकीन दिलाता है कि अब तुम्हें मेरे लिए बस एक और बड़ी लूट को अंजाम देना होगा जिसके बाद तुम पूरी तरह आजाद हो जाओगे। इसके बाद बॉस उसे कुछ खर्च के पैसे देकर वहां से चला जाता है। इधर बेबी अपने घर वापस आ जाता है। वह सावधानी से अपनी उस छुपी हुई जगह पर पहुंचता है जहां उसने पहले से ही पैसों का बड़ा हिस्सा छिपा रखा था और आज की मिली रकम को भी वहीं सुरक्षित कर देता है। यहाँ हमें बेबी की जिंदगी का एक भावुक पहलू पता चलता है। बेबी दुनिया में बिल्कुल अकेला है। जब वह बहुत छोटा था तभी एक भयानक सड़क हादसे में उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए थे। इसी अकेलेपन के कारण उसने ब्रैंडन नाम के एक शख्स को अपना सहारा बनाया है। ब्रैंडन शारीरिक रूप से अपाहिज है और सुन भी नहीं सकता, लेकिन बेबी उसे अपने पिता के जैसा मानता है और पूरी लगन से उसकी देखभाल करता है। बेबी के पास एक पुराना टेप रिकॉर्डर भी है। उसकी एक अजीब आदत है, वह जहाँ भी जाता है चुपके से लोगों की बातें रिकॉर्ड कर लेता है और घर आकर उन आवाजों को म्यूजिक की धुनों में बदल देता है। आज भी उसने अपने बॉस की आवाज को रिकॉर्ड किया है और उस पर एक नई धुन तैयार कर रहा है। अपने खाली वक्त में बेबी एक छोटे से कैफे में जाता है। यहाँ अक्सर आने का उसका एक खास कारण है। उसे वहाँ काम करने वाली डिब्रा नाम की लड़की बहुत पसंद है। उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता है। जब भी बेबी वहाँ पहुँचता है डिब्रा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। इसी तरह वक्त बीतता रहता है, लेकिन एक सुबह बेबी के पास उसके बॉस का मैसेज आता है जो उसे एक नए और बड़े मिशन के लिए तैयार रहने को कहता है। अगले दिन जब बेबी बॉस के ठिकाने पर पहुँचता है तो उसकी मुलाकात एक नई टीम से होती है। इस टीम में बैट्स नाम का एक जिद्दी आदमी है। उसके साथ जेडी और एक और साथी भी है। मिशन की शुरुआत में ही बैट्स और उसके साथी बेबी के कपड़ों और उसके कानों में लगे ईयरफोन्स का मजाक उड़ाने लगते हैं। बैट्स उसे बर्गर बच्चा कहकर चिढ़ाता है और उससे पूछता है कि वह कौन सा गाना सुन रहा है, पर बेबी उसे कोई जवाब नहीं देता। हालात को संभालते हुए बॉस उन तीनों को बताता है कि बेबी को बचपन से ही सुनने की एक प्रॉब्लम है जिसके
कारण उसके कानों में लगातार एक शोर गूंजता रहता है। उस शोर से बचने के लिए ही वह हर वक्त म्यूजिक का सहारा लेता है। ये सच जानकर वे तीनों उसका मजाक बनाना बंद कर देते हैं। इसके बाद बॉस एक बड़े मैप की मदद से चोरी का पूरा प्लान समझाना शुरू करता है। प्लान के दौरान बैट्स देखता है कि बेबी ध्यान देने के बजाय मेज पर अपनी उंगलियों से ताल दे रहा है। बैट्स का गुस्सा भड़क जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, मैं इस लड़के के साथ काम नहीं करूंगा। इसने प्लान का एक लफ्ज भी नहीं सुना है और इसकी लापरवाही हमें जेल पहुंचा सकती है। लेकिन बॉस को बेबी की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि बेबी म्यूजिक सुनते हुए भी हर छोटी बात को ध्यान से सुनता है। बेबी की सच्चाई दिखाने के लिए बॉस उससे पूरा प्लान दोहराने को कहता है। जैसे ही बेबी बोलना शुरू करता है, वह एक एक बात बिल्कुल वैसे ही सटीक बता देता है जैसा बॉस ने समझाया था। ये देखकर बैट्स और उसके साथी हक्के बक्के रह जाते हैं। अब बिना वक्त गवाए ये चारों एक नए बैंक की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में बेबी उन्हें उस जगह पहुंचा देता है जहां उन्हें आज की सबसे बड़ी लूट को अंजाम देना था। बैट्स अपने दो साथियों के साथ बैंक के भीतर घुसता है। वे बड़ी चालाकी से बैंक लूट कर बाहर आ जाते हैं, लेकिन इसी बीच बैट्स अपनी क्रूरता दिखाते हुए एक बेगुनाह सिक्योरिटी गार्ड को मौत के घाट उतार देता है। यह देखकर बेबी का मन बेचैन हो जाता है। उसे अब पूरी तरह समझ आ चुका था कि बैट्स एक बेहद घटिया और नीच इंसान है जो अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले सकता है। जैसे ही वे वहां से भागने की तैयारी करते हैं, एक अनजान शख्स को उनकी इस डकैती का पता चल जाता है और वह उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। बेबी तुरंत अपनी कार की रफ्तार बढ़ाता है, लेकिन वह अजनबी भी उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। बैट्स उस अजनबी को अपनी बंदूक का निशाना बनाने ही वाला होता है कि बेबी समझदारी दिखाते हुए कार को सड़क से नीचे उतार कर दूसरे रास्ते पर ले जाता है। बेबी ने ऐसा इसलिए किया ताकि उस अनजान शख्स की जान बचाई जा सके, क्योंकि वह बैट्स के हाथों एक और कत्ल नहीं देखना चाहता था। जल्द ही पुलिस का घेरा भी उनके करीब आ जाता है। बेबी अपनी बेमिसाल ड्राइविंग से बचकर निकलने की कोशिश करता है, मगर तभी वे एक भारी ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। बिना वक्त गवाए वे अपनी कार छोड़ते हैं और आगे जाकर एक औरत से दूसरी कार छीनकर वहां से निकल जाते हैं। सुरक्षा के लिए वे दो दो की जोड़ी में अलग अलग गाड़ियों में सवार होते हैं और आखिरकार अपने बॉस के छुपे ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर बेबी सभी के लिए कॉफी का इंतजाम करता है। इस मिशन में 4 लोग शामिल थे, इसलिए बेबी 4 कप लेकर आता है, लेकिन वहां पहुंचने पर वह देखता है कि उनका वह चीनी साथी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बेबी के पूछने पर बैट्स बड़ी बेरहमी से जवाब देता है कि उसने रास्ते में अपनी बंदूक गिरा दी थी, जिससे हम सबकी जान खतरे में आ सकती थी, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। यह सुनकर बेबी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन चूंकि यह उसका आखिरी मिशन था, वह खुद को शांत रखता है। बॉस सभी के बीच पैसों की बराबर बंटवारा करता है। हर बार की तरह बॉस बेबी का सारा हिस्सा अपने पास रख लेता है और कर्ज पूरा होने की खुशी में उसे बस एक गड्डी देता है। बॉस कहता है, आज से तुम आजाद हो, लेकिन जाने से पहले मेरा एक आखिरी काम कर दो। वह कार की पिछली डिक्की खोलता है जिसमें उसी चीनी साथी की लाश रखी होती है। बॉस का हुक्म मानकर बेबी उस गाड़ी को एक स्क्रैप यार्ड में ले जाता है और वहां उस कार को पूरी तरह नष्ट कर देता है, जिससे उस इंसान का कोई निशान नहीं बचता। अब बेबी पूरी तरह से आजाद था। वह सीधे डीब्रा के पास पहुंचता है और उसे साथ घूमने की बात करता है, जिसे डीब्रा खुशी खुशी मान लेती है। धीरे धीरे दोनों का प्यार और भी गहरा होने लगता है। एक दिन जब डीब्रा उसके काम के बारे में पूछती है तो बेबी बताता है कि उसने गाड़ी चलाने का वह पुराना काम छोड़ दिया है और अब वह नई नौकरी की तलाश में है। जल्द ही बेबी एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने लगता है। बेबी अपनी इस नई और सादी जिंदगी से बहुत खुश था। वह दिन भर अपना काम करता और शाम डीब्रा के साथ बिताता। लेकिन एक शाम जब वह डीब्रा के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था, तभी वहां अचानक उसका पुराना बॉस आ धमकता है। बेबी उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, पर बॉस उसे अपने पास बुला ही लेता है। पहले तो वह बेबी का हाल चाल पूछता है और फिर अपनी असली बात पर आता है। बॉस कहता है, तुम्हारे जाने के बाद मेरा धंधा ठंडा पड़ गया है। तुम मेरे लिए बड़े किस्मत वाले थे। मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा मेरी टीम में आ जाओ। बेबी साफ मना कर देता है कि वह इस क्राइम की दुनिया में वापस नहीं लौटेगा। इस पर बॉस उसे पैसों का लालच देता है और कहता है कि अब वह उसके हिस्से से कोई कटौती नहीं करेगा। लेकिन जब उसे लगता है कि बेबी किसी भी तरह नहीं मानेगा, तो वह अपनी असली रंग दिखाता है। बॉस उसे धमकी देते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम डीब्रा से प्यार करते हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अपने प्यार को खतरे में देख बेबी मजबूर हो जाता है और बहुत भारे मन से दोबारा उस दलदल में उतरने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन बॉस बेबी को एक पोस्ट ऑफिस ले जाता है। प्लान के मुताबिक बेबी को बॉस के छोटे भतीजे के साथ अंदर जाना था। असल में बॉस का अगला निशाना यही जगह थी। वह चाहता था कि बेबी एक आम कस्टमर बनकर अंदर जाए और वहां की सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद और कैमरास की जगह को बारीकी से देखे। किसी को उन पर शक न हो, इसीलिए छोटे बच्चे को बेबी के साथ भेजा गया था। पोस्ट ऑफिस के भीतर बेबी बड़ी सतर्कता से हर कोने को अपनी नजरों में कैद करने लगता है। इसी बीच बॉस का भतीजा वहां की लेडी मैनेजर से बातचीत करने लगता है। वह औरत बहुत ही सीधी और दयालु स्वभाव की थी। उसने बच्चे से बड़े प्यार से बात की और उसे एक कैंडी भी दी। बेबी भी वहां पहुंचता है और वह औरत
उससे भी बड़े अच्छे तरीके से पेश आती है। सब कुछ देखने के बाद बेबी बच्चे को लेकर बाहर आता है और बॉस को वहाँ की एक एक बारीक जानकारी दे देता है। अगले दिन जब बेबी अड्डे पर पहुँचता है तो वह देखता है कि इस बार बॉस ने पुराने साथियों बैट्स, बडी और मोनिका को दोबारा काम पर बुलाया है। बॉस उन्हें समझाता है कि इस पोस्ट ऑफिस में बेशुमार पैसा है जिसे किसी भी हाल में हासिल करना है, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी बहुत कड़ी है और मालिक ने पैसों की हिफाजत के लिए खास गार्ड्स रखे हैं। इस मुश्किल काम के लिए उन्हें मजबूत वेपन्स की जरूरत थी, जिसके लिए बॉस उन्हें एक छुपे हुए वेपन्स डीलर के पास भेजता है। रास्ते में बैट्स कुछ सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट में रुकता है, जहाँ वह अपनी क्रूरता दिखाते हुए बिना किसी वजह दुकानदार का कत्ल कर देता है। ये देखकर बेबी को बहुत शर्म और गुस्सा आता है। उसे बैट्स की यह हिंसक आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कुछ देर बाद वे वेपन्स डीलर के पास पहुंचते हैं। डीलर उन्हें हथियार दिखा ही रहा होता है कि बैट्स अचानक उसे गोली मार देता है। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। आखिरकार बडी और मोनिका के साथ मिलकर बैट्स वहां मौजूद सभी लोगों को खत्म कर देता है। बडी और मोनिका गुस्से में बैट्स से इस कत्ल की वजह पूछते हैं, जिस पर बैट्स दलील देता है कि उस डीलर के साथ एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर भी था और अगर वह उन्हें न मारता तो वे सब पकड़े जाते। वहां से लौटते वक्त बैट्स की नजर उसी कैफे पर पड़ती है जहां डीब्रा काम करती थी। वह बेबी को गाड़ी रोकने का हुक्म देता है। बेबी डर जाता है कि कहीं बैट्स डीब्रा को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए वह मना करता है, लेकिन बैट्स उसे मजबूर कर देता है। वे चारों अंदर जाते हैं और डीब्रा उनका ऑर्डर लेने आती है। बेबी की धड़कनें तेज थीं। वह डीब्रा की तरफ एक बार भी नहीं देखता ताकि किसी को उनके रिश्ते की भनक न पड़े। डिब्रा भी बेबी की हालत समझ जाती है और नॉर्मल तरीके से पेश आती है। खाने के बाद जब डिब्रा बिल लेकर आती है तो बैट्स उग्र हो जाता है और उसे डराने के लिए अपनी बंदूक निकालने लगता है। बेबी तुरंत बैट्स का हाथ थाम लेता है और खुद बिल चुका देता है। डिब्रा जब बिल उठाती है तो उसे उस पर बेबी का एक छुपा हुआ मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था, मैं रात 2 बजे आऊंगा, मेरा इंतजार करना। जब वे वापस बॉस के पास पहुंचते हैं तो बॉस उन पर आगाबूला हो जाता है। वह कहता है, तुमने उस डीलर को क्यों मारा? वह पुलिस ऑफिसर मेरा अपना खबरी था। अब पुलिस हरकत में आ चुकी है और तुम सबको ढूंढ रही है। हालात की गंभीरता देखते हुए बॉस डकैती का प्लान कैंसिल करने का फैसला लेता है, क्योंकि वह खुद जेल नहीं जाना चाहता था। लेकिन बैट्स अड़ जाता है कि चाहे जो हो जाए वह यह लूट जरूर करेगा। बडी और मोनिका भी उसका साथ देते हैं। आखिर में बॉस बेबी से उसकी राय पूछता है। बेबी कुछ पल सोचता है और फिर हाँ कर देता है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, यह आखिरी डकैती होगी, जिसके बाद वह डीब्रा को लेकर इस देश से बहुत दूर चला जाएगा। बॉस उन्हें आखिरी चेतावनी देता है कि इस रास्ते में जान का खतरा है, पर वे चारों अपने फैसले पर अड़े थे। जैसे ही रात का सन्नाटा गहराता है और सब सो जाते हैं, बेबी इस मौके का फायदा उठाकर चुपचाप गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश करता है। उसने डीब्रा को वादा किया था कि वह रात 2 बजे उससे मिलने आएगा, लेकिन जैसे ही वह निकलने वाला होता है तभी बैट्स और बडी अचानक उसके सामने आ धमकते हैं। बडी शक भरी आवाज में पूछता है, इतनी आधी रात को तुम चोरी छिपे कहाँ जा रहे हो? उस वक्त बैट्स के हाथ में बेबी का वह टेप रिकॉर्डर था जिसमें बेबी ने सबकी आवाजें रिकॉर्ड की थी। बैट्स को पूरा यकीन था कि बेबी पुलिस का खबरी है और उनकी बातें रिकॉर्ड करके अफसरों को भेजने की फिराक में है। बेबी अपनी सफाई देते हुए कहता है, मैं कोई खबरी नहीं हूँ, आवाजों को म्यूजिक में बदलना बस मेरा एक शौक है। मेरे घर पर ऐसे कई रिकॉर्डर हैं जिनमें मैंने म्यूजिक बनाया है, उन्हें सुनकर तुम्हें मेरी बात का यकीन हो जाएगा। लेकिन बैट्स को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। वह बेबी को मारकर बेहोश कर देता है और उसके घर से सारे रिकॉर्डर उठाकर सीधे बॉस के पास ले आता है। जब बॉस एक रिकॉर्डर चलाता है तो उसमें खुद अपनी ही आवाज सुनकर वह आग बबूला हो जाता है। उसे लगता है कि बेबी ने उसके साथ धोखा किया है और वह तुरंत किसी दूसरे ड्राइवर को बुलाने का हुक्म देता है। होश में आने पर बेबी बॉस को बड़ी गंभीरता से समझाता है, मैं सालों से आपके साथ वफादारी से काम कर रहा हूँ। अगर मैं खबरी होता तो आप अब तक सलाखों के पीछे होते। आपने बस आवाजें सुनी हैं, लेकिन उनके पीछे छुपा म्यूजिक नहीं सुना। बेबी के कहने पर जब बॉस उस आवाज के साथ मिलाई गई धुन को सुनता है तो वह हैरान रह जाता है। बेबी ने उन आवाजों को एक मीठे गाने में बदल दिया था। ये सुनकर बॉस का शक खत्म हो जाता है और वह दोबारा बेबी को मिशन पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन बेबी उन तीनों को लेकर पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। तीनों डकैती के लिए अंदर चले जाते हैं और बेबी बाहर इंतजार करने लगता है। इसी बीच बेबी की नजर उसी दयालु लेडी मैनेजर पर पड़ती है जिसने पोस्ट ऑफिस में उससे बहुत अच्छे तरीके से बात की थी। बेबी नहीं चाहता था कि उस भली औरत को कोई नुकसान हो, इसलिए वह इशारों में उसे अंदर जाने से मना कर देता है। वह औरत हालात समझ जाती है और वहां से हटकर तुरंत एक पुलिस ऑफिसर को खबर कर देती है। जैसे ही बडी, मोनिका और बैट्स पैसे लेकर बाहर आते हैं, सामने पुलिस ऑफिसर को देखकर बैट्स बिना सोचे समझे उसे गोली मार देता है। वे तीनों भागकर कार में बैठते हैं और बेबी को पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाने को कहते हैं। लेकिन आज बेबी ने कुछ और ही ठान लिया था। बैट्स जैसे क्रूर और नीच इंसान को सबक सिखाने का वक्त आ चुका था। बैट्स जब चिल्लाते हुए बेबी को हुक्म देता है तो बेबी उसकी बातों को अनसुना कर देता है। गुस्से में आकर बैट्स अपनी बंदूक की मुठ से बेबी के चेहरे पर
पर जोरदार वार करता है। इस चोट के बाद बेबी अपना आपा खो देता है। वह अचानक गाड़ी की रफ्तार को हद से ज्यादा बढ़ा देता है और सीधे सामने खड़े एक ऐसे ट्रक से टकरा देता है जिसमें लोहे की नुकीली रॉड्स लदी हुई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वे नुकीली रॉड्स ट्रक से निकलकर सीधे बैट्स के जिस्म के आर पार हो जाती हैं, जिससे उसकी फौरन मौत हो जाती है। दरअसल बेबी की यही छुपी हुई योजना थी कि वह इस मिशन के बहाने इन सभी मुजरिमों का काम तमाम कर देगा। वह जानता था कि जब तक ये मुजरिम जिंदा हैं, वह डीब्रा के साथ कभी भी चैन की और खुशहाल जिंदगी नहीं बिता पाएगा। पोस्ट ऑफिस के बाहर अचानक पुलिस का घेरा सख्त हो जाता है। पुलिस को देखते ही बेबी, बडी और मोनिका वहां से भागने की कोशिश करते हैं। बडी और मोनिका पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं और एक गाड़ी छीनकर भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं, बेबी पीछे से अपनी कार उनकी गाड़ी में जोर से मार देता है। बेबी का मकसद साफ था, वह चाहता था कि ये दोनों भाग न सकें और कानून के शिकंजे में आ जाएं। इस अफरा तफरी के बीच पुलिस की एक गोली मोनिका को लग जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अपनी पत्नी को खोने के बाद बडी का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वह चिल्लाते हुए बेबी से कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी मोनिका गई है, अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। वह बेबी पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन बेबी किसी तरह खुद को बचाते हुए वहां से निकलने में कामयाब होता है। वह एक बुजुर्ग औरत से माफी मांगते हुए उसकी गाड़ी लेता है और सीधे अपने घर पहुंचता है। वहां से वह सारा जमा किया हुआ पैसा उठाता है और ब्रैंडन को सौंपकर उसे एक सेफ ओल्ड एज होम के बाहर छोड़ देता है। अब वह डीब्रा को लेने उसके कैफे पहुंचता है, पर वहां पहले से ही बडी उसका इंतजार कर रहा था। बडी डीब्रा को मारकर अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता था। बेबी बडी को अपनी बातों के जाल में उलझाता है और मौका मिलते ही उसे गोली मारकर घायल कर देता है। इसके बाद बेबी और डीब्रा दो लड़कों से गाड़ी लेकर सीधे अपने बॉस के ठिकाने पर पहुंचते हैं। बेबी वहां अपनी उन सभी कैसेट्स की मांग करता है जिनमें उसकी जिंदगी के खूबसूरत पल दर्ज थे। बॉस पहले तो मना करता है, लेकिन डीब्रा को देखकर वह समझ जाता है कि बेबी अब एक नई और अच्छी जिंदगी शुरू करना चाहता है। वह उसे सारी कैसेट्स और पैसों का एक बैग देकर चेतावनी देता है कि उसे फौरन यह देश छोड़कर जाना होगा, वरना पुलिस उसे पकड़ लेगी। जैसे ही वे तीनों लिफ्ट से नीचे उतरते हैं, सामने उस वेपन्स डीलर के 3 साथी बंदूकें लिए खड़े होते हैं जिन्हें बैट्स ने मारा था। वे बदला लेने के लिए गोलियां चलाने लगते हैं। बॉस खुद को खतरे में डालकर बेबी और डीब्रा को सुरक्षित भागने के लिए कहता है और अकेले ही उनसे भिड़ जाता है। इसी बीच बडी भी पुलिस की गाड़ी में वहां आ पहुंचता है और नफरत में अंधा होकर अपने ही बॉस का काम तमाम कर देता है। अब बडी बेबी के पीछे पड़ जाता है। बेबी अपनी कार से बडी की गाड़ी को ऐसी जोरदार टक्कर मारता है कि उसकी कार बिल्डिंग की छत से नीचे लटक जाती है। बडी गाड़ी गिरने से पहले ही बाहर निकल आता है और बेबी को पकड़कर उसके कान के पास गोली चला देता है। बडी जानता था कि बेबी को सुनने की गंभीर प्रॉब्लम है। उस असहनीय शोर और दर्द से बेबी बेहाल होकर नीचे गिर जाता है। जैसे ही बडी उसे मारने के लिए हाथ उठाता है, डीब्रा पीछे से एक भारी रॉड से उस पर वार कर देती है। बडी का बैलेंस बिगड़ता है और वह बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है। इस लड़ाई में बेबी बुरी तरह लहूलुहान और बेहोश हो जाता है। डीब्रा उसे लेकर वहां से निकल पड़ती है। जब सुबह बेबी को होश आता है तो डीब्रा देखती है कि सामने कई पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं। वह वहां से भागने की सोचती है, लेकिन बेबी उसे रोक देता है। वह कहता है, अब भागने का नहीं बल्कि अपने किए का हिसाब देने का वक्त है। बेबी खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। कोर्ट में ब्रैंडन, डीब्रा और वह पोस्ट ऑफिस की लेडी मैनेजर बेबी के हक में गवाही देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे बेबी ने उनकी मदद की और जान बचाई। उनकी बातें सुनकर जज बेबी को 5 साल की जेल की सजा सुनाते हैं। 5 साल बाद हम बेबी को जेल की सलाखों से बाहर आते देखते हैं। सामने डीब्रा उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी खूबसूरत अंत के साथ ये कहानी पूरी होती है। तो ये थी आज की हमारी पूरी कहानी। उम्मीद है पसंद आई होगी। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए ज़ोरिक्स मूवीज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है वो भी काफी मजेदार है। क्लिक करो और एंजॉय करो।